हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। बाबू, लास्ट लेक्चर में ना थोड़ी सी बात मैंने जीएसटी पे की थी, और उससे पहले वाले लेक्चर में बेटा मैं बात करके गया था नए चैप्टर की, गवर्नमेंट बजट की। एक बार फटाफट से गवर्नमेंट बजट रिवाइज करा दो, क्योंकि घर जाके तुमने किताब खोली नहीं होगी एज एक्सपेक्टेड। ठीक है ना जी? और बाबू फिर चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है जी? वैसे कितने किताब खोल के गवर्नमेंट बजट रिवाइज करा एक आदमी कोई? फिर ये तो नहीं कहोगे ना रिजल्ट वाले दिन, भगवान मैं 51 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा, मतलब जो भगवान ने दिया वो इतने भगवान को ही अर्पित। लोग कैसे कैसे प्रोमिसेस करते हैं फिर भगवान से, मतलब किस चीज की उम्मीद करते हो रब से? तुम्हें लगता है सच में ऐसे रब सुनता होगा? पढ़ते तो तुम हो नहीं घर जाके, मतलब 9 छुट्टियां हो चुकी हैं यार, तुमने एक चैप्टर आज खोल के आ जाते, कम से कम देख तो आते क्या करा था। चलो, कोई नहीं। कितने लोग घूम आए वैसे कहीं ना कहीं? कोई घूम के आया कहीं ना कहीं? ए भगवान, मैं ही रह गया बस। ठीक है। बाकी चलो, मुझे ये पता नहीं जाओगे कि नहीं, लेकिन गर्मी बहुत है भाई, ध्यान रखो अपना। है? आफत आ गई। कोई नहीं होता बाबू, बोर्ड के पेपर में देंगे बहुत सारी छुट्टियां तुम्हें, घूम क्या हो तो। लो बाबू, चैप्टर शुरू कर रहे हैं गवर्नमेंट बजट। ठीक है ना? एक बार मैं फटाफट से रिवीजन करा रहा हूं, मैं लिखूंगा कुछ नहीं प्लीज। ठीक है ना? मैं सिर्फ बोलता जाऊंगा और आप समझते जाओ। बेटा सबसे पहले जब मैंने चैप्टर शुरू किया था ना, मैंने गवर्नमेंट बजट की डेफिनेशन लिखी थी। सामने देखो प्लीज, मेरी तरफ सिर्फ सामने देखो। मैंने ना सबसे पहले गवर्नमेंट बजट की डेफिनेशन लिखी थी। डेफिनेशन लिखी थी, इट इज एन एनुअल स्टेटमेंट शोइंग आइटम वाइज एस्टीमेट ऑफ रिसीट एंड एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर। ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चे? का ना मैं पहली भी डेफिनेशन याद नहीं है, ये तो क्या बता रहे हो आप? ठीक है ना? हमें सर्कुलर लो की भी याद नहीं है। लो बाबू, कहता है इट इज एन एनुअल स्टेटमेंट शोइंग आइटम वाइज एस्टीमेट ऑफ रिसीट एंड एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर। सबसे पहली बात मैंने आपको जब एनालिसिस कर रहा था डेफिनेशन पे, ये बात बोली थी कि बेटा जब मैं चैप्टर बोलता हूं ना गवर्नमेंट बजट, तो दुनिया की सब गवर्नमेंट बजट बनाती है। चाहे बेटा मेरे सेंटर की गवर्नमेंट हो, चाहे बेटा स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे बेटा डिस्ट्रिक्ट लेवल अथॉरिटीज हो, सब बजट बनाती है, सब अपना अपना बजट बनाती है। लेकिन बेटा इस पर्टिकुलर चैप्टर में ना मैं सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के बजट की बात करता हूं, और सेंट्रल गवर्नमेंट के बजट का नाम होता है यूनियन बजट। 1 मार्क क्वेश्चन पेपर में इंपॉर्टेंट। ठीक है ना? कि सेंट्रल गवर्नमेंट के बजट का नाम क्या होता है बेटा? होता है फरवरी। हर साल 1 फरवरी को आता है। जब तक 2013 में यूपीए गवर्नमेंट थी, तब तक ये बजट लास्ट डे ऑफ फरवरी आता था, इधर 28 और 29। लेकिन बीजेपी ने आते इसका कानून ही बदल दिया उठाकर, वो 1 फरवरी को आता है। कुछ याद है? कुछ याद है? दूसरी बात मैंने बोली बेटा, इट इज एन एनुअल स्टेटमेंट, क्योंकि एनुअल स्टेटमेंट है तो साल में सिर्फ एक ही बार आएगा। ठीक है जी बाबू? लास्ट वर्ड लिखा था इस डेफिनेशन में फिस्कल ईयर। फिस्कल ईयर मतलब कुछ और नहीं बेटा, फाइनेंशियल ईयर से ही मतलब है। बाबू जब ये बजट मान लो इस साल भी आया था, जब 1 फरवरी 2023 को, तो ये एप्लीकेबल कब से कब तक था बेटा? ये 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 24 के लिए था। लेकिन आप कोई बात ये बात सोचो, किसी ने फ्यूचर देख लिया क्या भाई? आज 1 फरवरी है और मैं बताने 31 मार्च क्या होगा, तो मैं सिर्फ अंदाजा ही तो बताऊंगा या एक्चुअल फिगर बताऊंगा? सिर्फ अंदाजा ही तो दूंगा ना। तो बेटा यही डेफिनेशन में लिखवाया था, इट इज एन एनुअल स्टेटमेंट शोइंग एस्टीमेट्स ऑफ, एस्टीमेट सिर्फ अंदाजे, नॉट एक्चुअल फिगर, शोइंग एस्टीमेट्स ऑफ, showing item wise estimate of receipt and expenditure during a fiscal year। समझ में एस्टीमेट वर्ड क्यों लगाया गया? क्योंकि बेटा मैं अगले साल की चर्चा कर रहा हूं जो किसी ने नहीं देखा। ठीक है ना? और वर्ड था शोइंग आइटम वाइज एस्टीमेट ऑफ रिसीट एंड एक्सपेंडिचर। बेटा सरकार अपने अंदाजे से बताती है कि आइटम वाइज कि मैं कितना कितना रिसीट कर सकती हूं और मैं कितना कितना खर्चा करने वाली हूं। ठीक है ना जी? मैं डायरेक्ट टैक्सेस से क्या कमाऊंगी, इनडायरेक्ट टैक्सेस से क्या कमाऊंगी, इंटरेस्ट से क्या कमाऊंगी, प्रॉफिट से क्या कमाऊंगी, डिविडेंड से क्या कमाऊंगी, फोर फीचर से क्या कमाऊंगी, फाइन्स एंड पेनल्टीज से क्या कमाऊंगी। ये सरकार सिर्फ अपने अंदाजे से बता रही है।
आइटम वाइज बता रही है किससे क्या क्या कमाऊंगी और खर्चा कहाँ क्या करूंगी। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय कितना दे देंगे, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में कितना, नई रेलवे को कितना, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम में कितना, अनएम्प्लॉयमेंट खत्म करने में कितना, किसानों को कितना, सब कुछ आइटम वाइज खर्चे बताएंगे, आइटम वाइज ही रिसीट्स बताएंगे, आइटम वाइज ही एक्सपेंडिचर बताएंगे। तो कुछ याद आया? ठीक है, पक्की बात। डेफिनेशन क्लियर हो गई, दोबारा से याद करा दी मैंने। फिर बेटा हमने बात शुरू करी थी कि बजट के ना दो कंपोनेंट होते हैं और डेफिनेशन से भी समझ में आ रहे थे बेटा कंपोनेंट्स ऑफ बजट। बेटा दो कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट का नाम है बेटा बजटरी रिसीट्स और बेटा दूसरे कंपोनेंट का नाम है बजटरी एक्सपेंडिचर। डेफिनेशन में दोनों का जिक्र है ना, शोइंग आइटम वाइज एस्टीमेट ऑफ रिसीट एंड एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर। डेफिनेशन में भी तो दोनों बढ़ाते हैं। तो बाबू बजट से या तो कमाइयां होंगी या खर्चे होंगे, दो ही तो कंपोनेंट है, तीसरा तो कोई कंपोनेंट ही नहीं है। अब बेटा जब मैं रिसीट की ही बात करेंगे अगले कुछ दिन, ठीक है ना, एक दो दिन। बाबू दो तरीके की रिसीट और बेटा दूसरी रिसीट्स। मैंने दोनों की डेफिनेशन लिखवाई थी, कुछ याद है? चलो याद ही हो तो छोड़ो तुम्हारे। लो बाबू इसकी डेफिनेशन लिखी थी हमने, इट नीदर क्रिएट लाइबिलिटी नॉर कॉजेस रिडक्शन इन एनी एसेट्स। बेटा रेवेन्यू रिसीट्स क्या होती हैं? जो ना तो लाइबिलिटी क्रिएट करती ना ही बेटा एसेट्स को रिड्यूस करती। इसकी वजह से बाबू देखो, पहली बात तो रिसीट है, पैसा तो आ रहा होगा सरकार के पास, लेकिन ना तो सरकार की उस पैसे की वजह से कोई लाइबिलिटी आ रही होगी, ना ही बेटा सरकार की कोई एसेट जा रही होगी, फिर भी पैसा आ रहा होगा। ना एसेट बिकी है ना लाइबिलिटी क्रिएट हुई है, तब भी और पैसा भी आ रहा है, ठीक है ना। ऐसी सारी रिसीट्स होंगी रेवेन्यू रिसीट्स। मैं सेटिस्फाई कराऊंगा डेफिनेशन, घबराना नहीं। और बेटा कैपिटल रिसीट्स क्या होती है? विच आइदर क्रिएट लाइबिलिटी और कॉजेस रिडक्शन इन एनी एसेट्स। या तो इसकी वजह से बेटा कोई लाइबिलिटी सरकार की आएगी या बेटा कोई ना कोई एसेट्स जरूर रिड्यूस होगी, ठीक है जी। देखेंगे, हर चीज देखेंगे। इतना तो लिखा हुआ है ना, कोई टेंशन तो नहीं, इसलिए मैं दोबारा तो नहीं लिखूँ ना, बढ़ाऊँ ना बात को आगे, सब समझाने पे ध्यान दो ना, ठीक है। बाबू रेवेन्यू रिसीट्स फर्दर दो तरीके की, ये टेबल मैंने बनवाई थी आपसे और बहुत सारे बच्चों ने गलत बनाई थी, ओवर एक्साइटेड बच्चे। बाबू रेवेन्यू रिसीट्स दो तरीके की होती हैं बेटा, टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स और बेटा नॉन टैक्स। मैंने टैक्स पे चर्चा शुरू करी थी जहां से मैं जीएसटी पे ले गया था बात को। बेटा टैक्स फर्दर दो तरीके की होती हैं बाबू, टैक्स रिसीट्स फर्दर दो तरीके की होती हैं, डीटी और आईडीटी, डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है ना। और यहां से बेटा चर्चा पता नहीं कहां चली गई थी, मुझे भी याद नहीं आ रहा। बाबू डायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं बेटा? लेवाई एंड पेड बाय द सेम पर्सन। बाबू डायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं? जिस इंसान के ऊपर लग रहे हैं उसी को देने हैं, कोई और आपके लिए आके नहीं देगा। कहने का मतलब है बेटा, मान लो आप सब लोगों से मैं साल के 10 लाख रुपए कमाता हूं, ठीक है, मैंने कमाए ना। डायरेक्ट टैक्स, इनकम के ऊपर जो टैक्स लगता है इनकम टैक्स, वो एक बेटा डायरेक्ट टैक्स है। और इंडिया में बेस्ट एग्जांपल वही है और एक लौता एग्जांपल है, ठीक है जी। मैंने आप सबसे इनकम जनरेट करी 10 लाख रुपए की, मेरे को अब इनकम टैक्स पे करना है। सर लॉ कहता है डायरेक्ट टैक्सेस लेवाइड एंड पेड बाय द सेम पर्सन, जिसके ऊपर लग रहे हैं उसी को पे कर रहे हैं। मैंने कहा कोई नहीं, आप पे कर दो मेरे ब्याह पर, 10 लाख तो मैंने कमा लिया, आप 1 लाख और पे करने, आप पे कर दो मेरे ब्याह पर। सर नहीं, मेरे ब्याह पर कोई पे नहीं करेगा, ये मैंने कमाया, मैंने ही देने हैं। इस 10 लाख में से ही मैं 1 लाख रुपए का टैक्स दूंगा और मेरे पास जो डिस्पोजेबल इनकम बचेगी, नेट डिस्पोजेबल इनकम, जो खर्चने के लिए इनकम बचेगी, वो 9 लाख बचेगी। तो डायरेक्ट टैक्स का नियम है बेटा, लेवाई एंड पेड बाय द सेम पर्सन, ठीक है जी। बाबू इनडायरेक्ट टैक्सेस बेटा, लेवाई ऑन वन पेड बाय अनदर। बाबू लेवाई किसी और पे होते हैं, पे कोई और करके जाता है, समझ नहीं आती कहानी। कहने का मतलब क्या है बाबू, हमेशा एग्जाम्पल दिया आपको, अब मेरे को लगता है एग्जाम्पल ही रट जाना चाहिए बेटा, डोमिनोज। अरे ऐसे कैसे बोल सकता हूँ मैं, चर्बी इतनी है बाबू। डोमिनोज बेटा, आपने एक पिज्जा ऑर्डर करा, ठीक है, पिज्जा की कीमत
भी समझ लो बेटा 500 रुपये है बाबू। इसके बदले में ना डोमिनोज सहारनपुर को टैक्स देना है, ठीक है। जो पिज्जा बेच रहा है, गुड्स और सर्विस पे एक टैक्स लगता है जिसका नाम है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आप बेच रहे हो, टैक्स दो। बाबू लग किस पे रहा है? डोमिनोज सहारनपुर पे। लेकिन जब वो आपको बिल देता है तो ऐसे लिखता है प्राइस ऑफ पिज्जा 500 प्लस जीएसटी एट द रेट 5%, 25 रुपीज। लाओ 525 रुपये दो। आपने कहा भाई तेरे ऊपर लग रहा है, कहता है इनडायरेक्ट टैक्सेस यही होते हैं, लगते किसी और पे, पे कोई और करता है। कहता लग मेरे ऊपर रहे हैं, पे आपको करना है। आपसे 525 लेगा, अपने गले में डालेगा 525 सरकार के खाते में। समझ में आई बात? क्लियर है बात? सर मैं आपको जाते टाइम उस दिन भी एक एग्जांपल देकर गया था। आप बेटा एक दिन में ना 200 से ज्यादा प्रोडक्ट खरीदते हो जिसपे एमआरपी होता है। एमआरपी के ब्रैकेट में क्या लिखा होता है? इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। ऑल टैक्सेस में बेटा आज के तारीख में और तो ऑल में कुछ है ही नहीं, जीएसटी है। सर रिटेलर से सामान खरीद कर आए, कायदे से बेटा लेवाए किसके ऊपर हो रहा था? जीएसटी उस रिटेलर के ऊपर। पर बेटा पे किसने करा? जब आपने एमआरपी दी तो टैक्स तो आपने दिया ना। लेवाए ऑन द रिटेलर, पेड बाय द कंज्यूमर। क्लियर है बात? और अगर डिटेल डिस्कशन याद हो मेरा, जो मैंने अगले दिन शुरू किया था, सारे टैक्सेस जीएसटी में कंज्यूमर ही देता है। कोई भी टैक्स मैन्युफैक्चरर नहीं देता, कोई भी होलसेलर नहीं देता, कोई भी रिटेलर नहीं देता। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं? चलो बाबू अब ना मैं आपको बता देता हूँ पेपर में डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस। सर हद से ज्यादा बार पेपर में इन दोनों का डिफरेंस आता है, और डिफरेंस आता है 4 नंबर में। 4 ही बेसिस पे डिफरेंस है आपके कोर्स में। ठीक है जी, तो पहले हम यही डिफरेंस लिखेंगे। ठीक है जी, समझते जाएंगे और लिखते जाएंगे, एक एक करके लिखेंगे। ठीक है जी, पहले बेसिस बनाओ बेटा। बेटा आपने एक काम करना है, 4 25 से मुझे याद कराना है, ठीक है। मैंने आज पेपर से रिलेटेड आपको एक बात बतानी है, 4 25 पे याद करा देना, ठीक है। अच्छे समझ गए? भाई बहुत बुरी हालत हो रखी है आज, ठीक है ना। अब अगले 10 15 दिन बहुत गर्मी होने वाली है। चलो पहले डिफरेंस ही लिख लो।
चलो जी, नोट डाउन करो बेटा। लो पुत्र, अब समझने पे ध्यान दो। अगर लिखा हुआ रह भी गया कोई नहीं बेटा, अभी 2 मिनट बाद लिखना। फिलहाल समझने पे ध्यान दो, सब सामने देख रहे हैं। बाबू मैंने लिखा सेकंड बेसिस बनाया लेवाइडॉन कि किसके ऊपर लेवाए होते हैं डीटी और किसके ऊपर लेवाए होते हैं आईडीटी। बेटा डायरेक्ट टैक्सेस हमेशा लेवाए एंटिटीज के ऊपर होते हैं, ठीक है ना। एंटिटी आपने पढ़ी है बेटा, 11th क्लास पास हो तो, फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, एंटिटी के ऊपर लगते हैं डायरेक्ट टैक्सेस। इंडिविजुअल पे यानी कि सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म, कंपनीज, कॉरपोरेट्स, इनके ऊपर लगते हैं, एंटिटी के ऊपर लगते हैं। जबकि बेटा अगर इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात करें, वो किसी बेटा एंटिटी के ऊपर नहीं लगते, वो गुड्स और सर्विस के ऊपर लगते हैं, ठीक है जी। अच्छा एक बात अब दिमाग में आ रही है, पूछ ही लेता हूँ। फिर ये पता है कंपनीज और कॉरपोरेट्स में क्या डिफरेंस होता है? मुझे तो आईपीसीसी में पता लगा था, सीए में। हमारे लिए तो टीचर बोलते थे अरे एक ही बात होती है कंपनी कॉरपोरेट, अरे स्लैश कर दो लिख दो एक ही बात। ऐसे कोई बताओ तो फिर आज क्या डिफरेंस होता है कंपनी और कॉरपोरेट में, मैं भी जान लूं। हाँ नैतिक बता। अच्छा यार हाथ तो तू इतने ऊपर ऐसे ऐसे करते रहेगा, मुझे क्या पता अंगड़ाइयाँ ले रहा। हाँ नहीं कोई भी नहीं, चलो सुनो बाबू। अगर आपकी कंपनी, इंडिया में कंपनी पता है किसको बोला जाता है? या तो वो कंपनी एक्ट 1956 में रजिस्टर हुई हो, या कंपनी एक्ट 2013 में रजिस्टर हुई हो जो अभी आया, ठीक है ना जी, 10 साल पहले। या तो कंपनीज एक्ट 2013 या कंपनीज एक्ट 1956, उसको हम बोलते हैं कंपनी। अगर बेटा कोई कंपनी फॉरेन लॉ में रजिस्टर्ड है तो उसे हम बोलते हैं कॉरपोरेट। जैसे कि बाबू अब मान लो बेटा अब यूएसए में कोई कंपनी रजिस्टर्ड हुई हो, ऐसा तो नहीं हो सकता ना यूएसए में कंपनीज एक्ट 2013 हो या कंपनीज एक्ट 1956 हो, उनका तो कंपनी एक्ट अलग होगा ना। तो वो अगर आप फॉरेन के कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड हो और इंडिया में काम कर रहे हो तो हम आपको इंडिया में बोलते हैं कॉरपोरेट, हम आपको कंपनी नहीं बोलते। सर हो गया ऐसी कंपनी यूनिलीवर, हिंदुस्तान यूनिलीवर इंडिया में बनी है, यूनिलीवर इंडिया में कभी नहीं बनी। मफ्टी लेवाइस इंडिया में नहीं बनी, ठीक है ना। एप्पल इंडिया में नहीं बनी, वो कॉरपोरेट है, वो कंपनी है ही नहीं भाई। चलो ओके बात, बढ़ाएं बात को आगे। सर लेवाए किस पे होता है डीटी? एंटिटीज के ऊपर, और ये बेटा गुड्स और सर्विस के ऊपर, कोई दिक्कत तो नहीं। तीसरी बात बेटा डायरेक्ट टैक्सेस आर प्रोग्रेसिव इन नेचर एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस आर प्रोपोर्शनल इन नेचर। अरे ये क्या भला होती है शिवांगी, रुक जा पुत्र। बाबू ये क्या भला होती है? डायरेक्ट टैक्सेस को क्यों प्रोग्रेसिव बोला गया और इनडायरेक्ट को प्रोपोर्शनल क्यों बोला गया, समझना, ये बड़े काम की चीज है। बाबू इंडिया में ना डायरेक्ट टैक्स का स्लैब रेट कुछ ऐसा है कि अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए तक है तो आप कोई टैक्स नहीं दोगे, नील, ठीक है। और अगर आपकी इनकम 5 लाख से 10 लाख तक है तो आप 20% टैक्स दोगे, और बेटा 10 लाख से ज़्यादा तो आप बेटा 30% टैक्स दोगे। कुछ स्लैब रेट ऐसा एग्जिस्ट करता है, यानी कि अगर किसी इंसान की इनकम 6 लाख हो तो कितना देगा? 5 लाख तक कुछ नहीं देगा, अगले 1 लाख पे 20% यानी कि 20,000 रुपये टैक्स देगा, ठीक है जी। अगर आपकी इनकम 8 लाख है तो 5 लाख तक कुछ नहीं देगा, अगले 3 लाख पे कितना देगा? 20% यानी कि 60,000 टैक्स देगा। अगर आपकी इनकम 12 लाख है तो पहले 5 पे कुछ नहीं, अगले 5 पे 20% यानी कि 1 लाख, और बेटा अगले 2 लाख पे 30% यानी कि 60,000, तो आप टैक्स दोगे 1,60,000, ठीक है। यानी कि बेटा ऐसे टैक्सेस को बोला गया प्रोग्रेसिव इन नेचर, जैसे जैसे तरक्की करोगे वैसे वैसे टैक्स बढ़ रहा है। गरीब आदमी पे कुछ नहीं है, आप 40,000 रुपये महीना कमा रहे हो, 480 कमा रहे हो, कोई टैक्स नहीं है। 5 लाख तक तो कोई टैक्स नहीं है। आप 6 लाख कमा रहे हो तो 20,000 टैक्स है, आप 8 लाख कमा रहे हो तो 60,000 टैक्स है, आप 12 लाख कमा रहे हो तो बेटा 1,60,000 टैक्स है। जैसे जैसे आपकी तरक्की वैसे वैसे टैक्स ज्यादा, प्रोग्रेसिव, आपकी प्रोग्रेस के हिसाब से टैक्स, ठीक है। क्यों बोला डायरेक्ट टैक्स को प्रोग्रेसिव, समझ में आया, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्सेस आर प्रोपोर्शनल इन नेचर। बेटा ये कहता है हमारे लिए अमीर और गरीब में कोई फर्क नहीं है, अमीर भी उसी रेट पे टैक्स देंगे और गरीब भी उसी रेट पे टैक्स देंगे, इसमें अमीर और गरीब का कोई फर्क ही नहीं है। इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्सेस अमीरों पे ज्यादा है, गरीबों पे कम है, वो प्रोग्रेसिव है। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्सेस बेटा प्रोपोर्शनल इन नेचर है, वो अमीर और गरीब का फर्क ही नहीं करते। बाबू आप गरीब हो, बटर आपको भी खाना है, ब्रेड आपको भी खानी है, आपने पैक्ड ब्रेड खरीद ली, मैंने आपको उस दिन समझाई थी कुछ बात,
जब डिटेल डिस्कशन चला था कि इंडिया में खाने पीने की चीज़ों पे, नॉन ब्रांडेड चीज़ों पे कोई टैक्स नहीं है। खुला घी खा लो, खुला मक्खन खा लो, खुला आटा खा लो बेटा, पनीर खा लो, कोई टैक्स नहीं देना बेटा दूर दूर तक। लेकिन यही सब चीज़ें ब्रांडेड खानी है, पैक्ड आटा खाना है, पैक्ड पनीर खाना है, तो सर सब पे टैक्स है 5-5%। बताई थी ना बात, सबको बताई थी। सर अब एक गरीब आदमी ने एक अमूल बटर का खरीद लिया 10 रुपए का, सर उसमें टैक्स इंक्लूडेड है। और बेटा एक अमीर आदमी ने बेटा 10 खरीद लिए, सर वो 10 के 10 पे टैक्स दे रहा है। तो बेटा इनडायरेक्ट टैक्सेस अमीर और गरीब का अंतर कभी करते ही नहीं है, और डायरेक्ट टैक्सेस करते हैं। डायरेक्ट टैक्सेस को इसलिए बोला जाता है प्रोग्रेसिव, और इनको बोला गया प्रोपोर्शनल, कोई अंतर नहीं है। समझ आई बात? ठीक है, 3 बेसिस मैंने डिफरेंस का समझा दिए। मीनिंग समझ में आया, किसके ऊपर लेवाए होते हैं ये समझ में आया, नेचर कैसा है समझ में आया। चौथा बेसिस है बेटा एग्जाम्पल, बच्चों वाली बात है, सारी सेम लिख दी बेटा। इंडिया में डायरेक्ट टैक्स का सिर्फ एक लौता एग्जाम्पल है इनकम टैक्स। पेपर में ओछी हरकतें करने के लिए कई बार ये दोनों नाम आ जाते हैं, लेकिन ये सिर्फ ओछी हरकतें हैं। इनकम टैक्स का ही टाइप है कॉर्पोरेट टैक्स, इनकम टैक्स का ही टाइप है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, प्यार से डीडीटी बोलते हैं इसको। सुन लो, 1 मिनट पहले मेरी भी सुन लो बाबू। कंपनी जो इनकम टैक्स देती है उसको कॉर्पोरेट टैक्स बोलते हैं, और लोग आपको परेशान करते हैं, पेपर में नाम आता है कॉर्पोरेट टैक्स, डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। कहते हैं यार क्या ही बोल लूं मैं, मतलब फंसाना बच्चे को पर्पस है आपका या सिखाना, मुझे कभी समझ नहीं आता इंडिया का एजुकेशन सिस्टम। ये तो फंसा रहे हो आप बच्चे को। मतलब कितनी बार मुझे इंडिया का एजुकेशन सिस्टम ये लगता है, मतलब टीचर आता है प्रैक्टिकल इन बिजनेस स्टडीज का, ठीक है ना, ये नहीं पूछेगा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट स्पिरिट डिकॉप्स क्या है, या कुछ भी प्रिंसिपल कॉर्पोरेशन नॉट इंडिविजुअल, फ्यूल की डेट ऑफ बर्थ क्या है। भाई सच में तेरा पर्पस बिजनेस स्टडीज सिखाना है? तुझे लगता है कि तू बिजनेस स्टडीज की नॉलेज पूछ रहा है? आज की तारीख में ना टीचर भी ऐसे हो चुके हैं, बच्चे ऐसे होते, टीचर और खतरनाक हो चुके हैं मुझे लगता है। भाई तुम्हारा पर्पस क्या है? बच्चे के नंबर आए, या बच्चे से आप रटने की कैपेसिटी चेक करना चाहते हो? ठीक है ना। तो सर तो अब ये नहीं बताएंगे आपको कि कॉर्पोरेट टैक्स इनकम टैक्स का ही पार्ट है, या डिविडेंड के ऊपर जो टैक्स लगता है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, वो इनकम टैक्स का ही पार्ट है। वो जान के फंसाएंगे आपको ये नाम दे दे के, ठीक है ना। और मैं तो हमेशा से बोलता हूँ इनकम टैक्स के अलावा दुनिया में कोई टैक्स आपसे पूछता रहे, चुपचाप से चिपका देना इनडायरेक्ट टैक्स। लेकिन इनकी हालत इतनी खराब है ना पागलों की। 2013 में एक टैक्स खत्म हो गया, वेल्थ टैक्स, पेपर में आ गया होगा 2020 में। वेल्थ टैक्स इज द एग्जाम्पल ऑफ, बच्चा लिखाता है इनडायरेक्ट टैक्स, क्योंकि उसके दिमाग में होता है इनकम टैक्स के अलावा कोई टैक्स नहीं है। गधे हैं बिल्कुल। तो 2013 की नॉलेज का करेगा क्या? जो चीज खत्म ही हो चुकी है इंडिया से, वो बच्चे का करेगा क्या उस चीज का? क्या ही बोल लो यार। ठीक है जी बाबू, चलो इसकी बात करते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस की। सबसे फेमस सबसे कॉमन जीएसटी, कोई भूलेगा ही नहीं। फुल फॉर्म क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। कस्टम ड्यूटी बेटा इंडिया में ये एक इनडायरेक्ट टैक्स, और कभी खत्म ही नहीं हो सकता। चाहे जीएसटी अपने हर चीज पे प्रिवेल कर जाए, पर कस्टम कभी खत्म नहीं होगा। कस्टम समझते हो ना? इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे जो टैक्स लगता है उसको कस्टम बोलते हैं। वैसे बता देता हूं, इंडिया एक्सपोर्ट पे कोई टैक्स नहीं देता, लेकिन अब कस्टम लॉ पढ़ोगे तो उसमें ये लिखा है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे जो टैक्स लगता है उसका नाम कस्टम ड्यूटी है। वो बात अलग है कि कोई देश एक्सपोर्ट पे टैक्स ना ले। ठीक है जी बाबू। उसके बाद मैंने एक्साइज ड्यूटी लिख दिया, पेपर में आ जाता है यार। आज की तारीख में एक्साइज थोड़ी सी एग्जिस्ट करती है। एक्साइज क्या होती है? जो इंडिया में गुड्स मैन्युफैक्चर करने पे देनी पड़ती है, उस टैक्स को बोलते हैं एक्साइज ड्यूटी। ठीक है ना। पहले तो एक्साइज ही चलती थी, जीएसटी के बाद से एक्साइज खत्म नहीं हुई, फिर हाँ 99% कम हो गई है, सिर्फ 5 प्रोडक्ट पे आज भी लगती है। आपको पता है जीएसटी 5 प्रोडक्ट के ऊपर नहीं आया, बाकी सब के ऊपर आया। पता है आपको? अल्कोहल पर नहीं आया है, मतलब लीकर पर नहीं आया है टैक्स। ठीक है, जीएसटी अल्कोहल लीकर पे नहीं लगता, और पेट्रोलियम रिलेटेड प्रोडक्ट पे नहीं लगता। चाहे पेट्रोल की बात कर लो, डीजल की बात कर लो, एविएशन टर्बाइन फ्यूल जो मतलब एरोप्लेन में डलता है फ्यूल, उन पर ये टैक्स नहीं लगता जीएसटी। ठीक है ना। इनके ऊपर आज भी एक्साइज लगती है। क्लियर है बात? याद रहेगी बात? तो डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस में 4 डिफरेंसेस हैं। मुझे लगता है मैंने अच्छे से क्लियर कर दिया। फिर भी कुछ पूछना है पूछ लो, नहीं पूछना चलो अब एक काम करो बाबू। जब मैंने डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस लिखे तो किस हेड में लिखे? टैक्स रिसीट्स। सब कुछ याद कराना पड़ता है, भूल जाते हो तुम इतनी जल्दी। टैक्स रिसीट्स
ठीक है, टैक्स रिसीट से ऊपर वाला हेड था रेवेन्यू रिसीट्स, है ना। इधर देखना मेरी तरफ, बजटरी रिसीट के दो कंपोनेंट थे, रेवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट्स। रेवेन्यू के फर्दर दो कंपोनेंट थे, टैक्स एंड नॉन टैक्स। टैक्स में थे दो, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। है तो सब रेवेन्यू के ही ना कंपोनेंट। रेवेन्यू की डेफिनेशन क्या थी? इट नीदर क्रिएट लाइबिलिटी नॉर कॉजेस रिडक्शन इन एनी एसेट्स। भाई मेरी तरफ देख लो भाई, ठीक है ना, गर्मी ज्यादा मेरे दिमाग में भी बहुत चढ़ रही है, सामने देखो। तुम बोलते नहीं, मुझे और गुस्सा आता है। इट नाइदर क्रिएट लाइबिलिटी नॉर कॉजेस रिडक्शन इन एनी एसेट्स। बाबू आपने टैक्स दिया सरकार को, डायरेक्ट टैक्स मतलब इनकम टैक्स दिया, ठीक है। ऐसे एक बात बताओ, जब आपने सरकार को टैक्स दिया, पैसे मिले कि नहीं मिले? सरकार के एंगल से सोचो, मिले। पैसे मिले मतलब रिसीट्स। अब मुझे डेफिनेशन के हिसाब से डिसाइड करना है इट इज कैपिटल और रेवेन्यू रिसीट, ठीक है जी। डेफिनेशन सोचो, रेवेन्यू की डेफिनेशन क्या है? इट नीदर क्रिएट लाइबिलिटी नॉर कॉजेस रिडक्शन इन एनी एसेट। जब आपने पैसे दिए, क्या सरकार की कोई लाइबिलिटी आई? आपने कहा जी मैं टैक्स इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आप मेरे घर के बाहर की सड़क बनाओगे, ऐसी लाइबिलिटी है सरकार की? कॉन्ट्रैक्ट है क्या आपका? सर नहीं बनाएगी सरकार, टैक्स नहीं दोगे? दोगे ना। इट नीदर क्रिएट लाइबिलिटी, सरकार की कोई लाइबिलिटी तो नहीं आई, सरकार की कोई एसेट तो नहीं रिड्यूस हुई, ठीक है। डेफिनेशन सेटिस्फाई, तो कहाँ आना चाहिए? रेवेन्यू रिसीट्स, वहीं लिखा है, तो दिक्कत तो नहीं। पेपर में क्लासिफिकेशन ही आना चाहिए, डेफिनेशन कोई नहीं पूछता। सब पूछते हैं एग्जाम्पल देके, बता दो जी ये कैपिटल है, रेवेन्यू है और एक्सपेंडिचर है, रिसीट है, सोचते रहो। ये आना चाहिए, और जब ये टेबल ढंग से समझ में आएगा तो ही समझ में आएगा। क्लियर है बात? अब बाबू नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स आज ये पूरी करनी है, ज़्यादा नहीं है, बस 9 है, ठीक है जी। लो पहले मैं नाम लिखूंगा इसके, ठीक है जी, पहले मैं नाम लिखूंगा, ठीक है। लो भाई लो, मैंने तो अपनी तरफ से अच्छा सा शॉर्टकट तैयार किया इसका, IPL CS। वो शॉर्टकट है IPL FFFF³ EGS, ठीक है जी। जो बना मेरे से मैंने वो बना दिया, ठीक है जी। सबसे पहले इंटरेस्ट, देन प्रॉफिट एंड डिविडेंड, लाइसेंस फी, फीस, फाइन्स एंड पेनल्टीज, forfeiture, sheets and grants, spatial assessment। चलो उत्तर, अब ये 9 की 9 समझते हैं। अरे कोई नहीं, लिखने का बहुत टाइम दे दूंगा मैं, टेंशन ना लो। अभी पहले 9 की 9 समझते हैं, समझने पे ध्यान ज्यादा दो, लिखने पे कम। बाबू सबसे पहले बात करता हूं इंटरेस्ट की। बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट ने, क्योंकि पूरा बजट किसके हिसाब से पढ़ना है? सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ना बेटा लोन पर पैसे दिए हुए हैं स्टेट गवर्नमेंट को, ठीक है जी। और बेटा स्टेट गवर्नमेंट हर मंथ इनको ब्याज पे करती है, ठीक है। पहली बात, सेंट्रल गवर्नमेंट के एंगल से पैसा मिल रहा है, रिसीट्स है, पक्की बात। अब रेवेन्यू या कैपिटल सोचना आपने, डेफिनेशन आपने सेटिस्फाई करनी। पैसा मिल रहा है तो कंफर्म है ना रिसीट है। बाबू क्या इंटरेस्ट इनकम रिसीव करने से, अकाउंट्स के बच्चे हो, बहुत समझदार हो बेटा, इंटरेस्ट इनकम रिसीव करने से क्या कोई लाइबिलिटी आपकी क्रिएट हो जाती है? क्या कोई एसेट रिड्यूस हो जाती है? नहीं ना। मानते हो बात? पक्की बात। सर कैसी रिसीट्स होंगी? रेवेन्यू रिसीट्स। कोई दिक्कत तो नहीं है? समझ में आया इंटरेस्ट का एग्जांपल? भाई इतना ही सिंपल है, ये 9 मिनट ज़्यादा होते हैं नो को समझाने के लिए। सर देन प्रॉफिट्स एंड डिविडेंड, थोड़ा सा वर्ड में डिफरेंशिएट करना बेटा। जहां सरकार की होल्डिंग 100% होती है, वहां से सरकार को जो मिलता है उसको बोलते हैं प्रॉफिट। जहां सरकार की होल्डिंग 100% से कम होती है, वहां से जो मिलता है उसको बोलते हैं डिविडेंड। सरकार इंडियन रेलवे में 100% एक्वायर कर चुकी है शेयर, 100% है सरकार का शेयर इंडियन रेलवे में, पूरा 100।
एक भी किसी के पास नहीं है ना, नहीं है ना सर। रेलवे से जो सरकार कमाती है उसको बोलते हैं प्रॉफिट्स। लेकिन अगर मैं बात करूं सेल की, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, बेल की BHEL, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, गेल की गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, और कुछ याद ना रहा है, सेल बेल गेल सबको याद रहना चाहिए। सेल भेल गेल, कितने आसान और बढ़िया नाम है इनके बाबू। इसमें सरकार की होल्डिंग तीनों में बेटा देखो है मेजॉरिटी पब्लिक सेक्टर में है, पर बेटा 100% नहीं है किसी में भी। वहां से सरकार जो भी कमाती है उसको क्या बोलते हैं, वो डिविडेंड बोलते हैं। यहाँ से 100% मिलता है, वहां से प्रॉफिट मिलता है, 100 से कम मिलता है तो बेटा डिविडेंड मिलता है। अब एक बात बताओ बेटा, चाहे मैंने प्रॉफिट कमाया चाहे डिविडेंड कमाया, पैसे आए, रिसीट है, रेवेन्यू और कैपिटल, डेफिनेशन सेटिस्फाई करा लो बाबू। इट नीदर क्रिएट लाइबिलिटी, प्रॉफिट कोई लाइबिलिटी क्रिएट कर देता है क्या? नॉर कॉजेज रिडक्शन, यानी एसेट, कोई एसेट रिड्यूस कर देता है प्रॉफिट आपकी? नहीं। तो क्या होगा बेटा, ये रेवेन्यू रिसीट, कोई दिक्कत तो नहीं, समझ में आ रही है बात? ओके बात। देन बेटा लाइसेंस फी, बेटा आप गन का लाइसेंस बनवाते हो, ठीक है, इसकी एक नॉमिनल सी फी रहती है। इलीगल क्या है वो मेरा मुद्दा नहीं है, हमें बात तो उसकी करनी है जो लीगल बात है, ठीक है जी। सर उसकी एक नॉमिनल सी फी रहती है, सरकार को पैसे मिलते हैं, ना तो सरकार की कोई लाइबिलिटी आती, ना ही कोई एसेट रिड्यूस होती। या आप बहुत सारे कमर्शियल व्हीकल पे लिखा देखते हो ऑल इंडिया परमिट, देखा आपने? किसी ट्रक पे देखा होगा, एक उसने राउंड शेप में बेटा लिखवाया होगा ऑल इंडिया परमिट, मतलब समझते हो, कहीं पे भी इंडिया में एंट्री कराई जा सकती है, कहीं पर भी उस कमर्शियल व्हीकल की। इसके बदले में आप फीस देते हो। अगेन बेटा ना तो सरकार की कोई लाइबिलिटी है, ना ही कोई एसेट रिड्यूस होने वाली है। आपको बता देता हूँ, जो लोग कमर्शियल बसेस खरीदते हैं ना, वो जनरली ऑल इंडिया परमिट नहीं बनवाते। जैसे कि मान लो हम ही कोई बस लेकर जाते हैं, मैं बस लेके जाता हूँ ट्रिप पर, सर कभी उस बस का ऑल इंडिया परमिट नहीं होता, उन्होंने बनवाया ही नहीं होता, ठीक है ना जी। या मैं बस बुक करता हूँ उनसे कि मेरे को यहाँ जाना है, तो सबसे पहले वो परमिट के लिए अप्लाई करते हैं और परमिट के नाम का सरकार को टैक्स देते हैं। इसके बदले में सरकार की कोई लाइबिलिटी नहीं आती। सर वो ये थोड़ी कहते हैं सरकार को अच्छा सा हाईवे बनवा दिया मैंने, इस रोड से जाना है, तो सरकार की कोई लाइबिलिटी नहीं है और कोई एसेट रिड्यूस नहीं होने वाली उनकी इस चीज से, ठीक है ना जी। मुझे तो अच्छे से याद है बेटा, जब हम जाते हैं ना, मैं तो मेरे को बसेस के बारे में इतना कुछ पता लग गया ट्रिप ले जाके कि क्या होता है। चंडीगढ़ ट्रिप जाती है, 3 स्टेट का टैक्स जमा होता है भाई। सबसे पहले हम हरियाणा में आते हैं, देन पंजाब और चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी, तीनों स्टेट का टैक्स देके जाते हैं, तीनों की परमिट अलग अलग बनती है। तो मुझे इतना आइडिया हो गया इनका, ये बुकिंग करा के ना कि कैसे परमिट अप्लाई होंगे कैसे। तो सरकार के पास भाई पैसा जाता है इन चीज़ों का, ऐसे परमिट नहीं मिलते हैं, ठीक है ना जी। क्या मैं क्लियर हूँ इस बात को लेकर? पक्की बात, पढ़ाई बात को आगे। वैसे ना मैं तो चाहता था लाइसेंस फी और फी दोनों इकट्ठे पढ़ा दूं, पर ठीक है थोड़ा सा डिफरेंस तो है ही, ठीक है। लोग करते हैं बात बाबू, यहाँ पर मुझे 2 बातें करनी है। आप बेटा कोर्ट में कोई केस करते हो, केस करने की एक नॉमिनल सी फी रहती है कोर्ट की, ठीक है ना। उस कोर्ट फी को हम क्या बोलते हैं बेटा, फी में इंक्लूड करते हैं। इसके बदले में सरकार की कोई लाइबिलिटी नहीं है, कोई एसेट रिड्यूस नहीं होने वाली। ऐसे ही बेटा आरसी, जब बेटा हम व्हीकल खरीदते हैं तो हम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलता है, और आरसी की हम एक फ़ी देते हैं। आपको पता है ना, वो ऐसा बोला जाता है एक्स शोरूम प्राइस ऑफ दिस व्हीकल इज दिस एंड दैट, एंड ऑन रोड ये पड़ेगी। कभी सुना है आपने किसी के मुंह से ऐसा कि हम एक्टिवा खरीदने गए, ये एक्स शोरूम प्राइस तो इतना है, पर ऑन रोड आपको ना इतने के लगा देंगे, जिसमें आरसी की कॉस्ट है, इंश्योरेंस की कॉस्ट है, पोल्यूशन सर्टिफिकेट बनवा कर देंगे कि प्रोडक्ट एंटी पोल्यूटिंग है। सर ऐसा होता है ना कि वो अगर 75,000 है तो बेटा वो 85,000 है, 10,000 रुपये बीच में 3 चीज़ों के जुड़े हुए हैं, इंश्योरेंस के जुड़े हुए हैं, आरसी के जुड़े हुए हैं, और जी पोल्यूशन का सर्टिफिकेट बनवा के देंगे, ठीक है ना जी। तो बाबू आरसी के भी बदले में हम, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के बदले में भी हम बेटा कुछ ना कुछ पैसे देते हैं गवर्नमेंट को, और बेटा इसके बदले में सरकार की कोई लाइबिलिटी नहीं है कि आपको अच्छी रोड देनी है या हाईवे देना है, ऐसा कुछ लाइबिलिटी सरकार की नहीं है, ना ही कोई बेटा उनकी एसेट रिड्यूस हो रही। ओके बात, समझ आई बात जितनी बोली। फाइन्स एंड पेनल्टीज, बाबू इंडिया में अगर आप कोई भी लॉ की ब्रीच करते हो, कोई भी लॉ कानून तोड़ते हो, तो उसके बदले में आपके ऊपर फाइन्स या पेनल्टी लगाए जाते हैं बाबू। और तो क्या ही बताऊं, इतने चलान भुगत लिए हमने, ठीक है ना, अब तो क्या ही बताऊं फाइन्स एंड पेनल्टीज। तो सर सरकार की इनकम है, बदले में कोई लाइबिलिटी नहीं, कोई एसेट रिड्यूस नहीं हुई। वैसे योगी जी ने एक बहुत अच्छा काम किया, आपको आइडिया हो तो, 5 साल के सारे चलान खत्म कर दिए पिछले,
पता है क्या है? हाँ 2021 तक के, 2016 से 5 साल पूरे हैं। पूरे 5 साल में जितने भी चालान कटे थे सब रद्द कर दिए। ठीक है जी। क्या हो गया, कितना गुस्से कर रहे, क्या हो गया? अभी तो हुआ भी नहीं। ठीक है चलो, अच्छा एक काम करो, तुम इतना लिख लो यहाँ, मतलब लिख सारा लो, मैंने यहाँ तक पढ़ा दिया, ये कल 4 समझा दूंगा, लिख कर जाओ। आज के लिए रखेंगे इतना ही प्यारे बच्चों, बाय बाय।